नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरेला पर्व की पूर्व संध्या पर उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में उद्यान विभाग द्वारा आयोजित निःशुल्क फलदार पौधा वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों और आम नागरिकों ने भाग लेकर आम, लीची, अमरूद, नींबू, अनार, कटहल समेत विभिन्न फलदार, सुगंध और औषधीय पौधे प्राप्त किए। मंत्री ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व केवल सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक नहीं बल्कि प्रकृति संरक्षण का जन आंदोलन भी है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष हरेला अभियान के तहत 9 लाख से अधिक फलदार पौधों का रोपण किया गया था। इस वर्ष अभियान का दायरा बढ़ाते हुए 10 लाख फलदार पौधों, 50,000 चाय के पौधों और 50,000 रेशम विभाग के पौधों समेत कुल 11 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत देहरादून से की गई। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को हरेले के पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। हरेला हमारा पारंपरिक त्योहार है। वर्षों से हम इस त्योहार को मना रहे हैं। जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई विभागों के माध्यम से 3 करोड़ वृक्षों के रोपण का संकल्प लिया है, वहीं मेरे विभाग ने 10 लाख फलदार वृक्ष, 50,000 रेशम और 50,000 चाय के पौधे लगाने का लक्ष्य हमने रखा है। और फलदार पौधे लगाने का आशय अक्सर देखने में आता है कि हम जहां वृक्षारोपण करते हैं अगली बार वृक्षारोपण फिर वहीं होता है, फल पौध सर्वाइव नहीं करती। लेकिन जब आदमी फलदार वृक्ष लगाता है तो उसको उम्मीद होती है कि जब यह तैयार होगा तो इसके फल मेरे परिवार के लोग, मेरे बच्चे, मेरे नाती, मेरे पोते खाएंगे। तो लोग उसकी देखभाल करते हैं, वो सर्वाइव करता है। और आज 5-5 पौधे निःशुल्क वितरण का कार्यक्रम मेरे आवास पर यहाँ पर रखा गया। कल भी कई जगह हम वृक्षारोपण कर रहे हैं और पूरे 1 हफ्ते तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो इसके लिए मैं अपने विभाग के सभी अधिकारियों को भी बधाई देता हूँ कि वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। हमने सारे जिलों में कह दिया कि कल पूरे जिलों के अंदर हम निःशुल्क उनका पौधों का वितरण करेंगे और वृक्षारोपण। हरेला पर्व से एक दिन पूर्व कृषि मंत्री गणेश जोशी ने फलदार वृक्ष वितरित कर हरेला पर्व की शुरुआत कर दी है। इस संबंध में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि हरेला हमारा परंपरागत त्योहार है। इस पावन पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने जब सहभागिता के माध्यम से प्रदेश भर में 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, वहीं हमारे उद्यान विभाग के द्वारा 10 लाख, रेशम विभाग द्वारा 50,000 व टी बोर्ड द्वारा 50,000 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया गया है। इसके साथ ही मंत्री जोशी ने बताया कि अक्सर देखने में आता है कि हर बार हरेला पर्व पर वृक्षारोपण किया जाता है लेकिन वृक्ष का संरक्षण नहीं हो पाता है। इसलिए हमने फलदार वृक्ष वितरित करने का फैसला लिया है ताकि जो भी व्यक्ति वृक्षारोपण करे वो व्यक्ति उसका संरक्षण भी करे ताकि ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण का कार्य सफल रहे। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हरेले के पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता। हरेला हमारा परंपरागत त्योहार है। जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में विभिन्न विभागों के माध्यम से 3 करोड़ पौधों के रोपण का संकल्प लिया है, वहीं हमारे विभाग ने 10 लाख फलदार पौधे हॉर्टिकल्चर के माध्यम से, 50,000 पौधे रेशम के माध्यम से और 50,000 चाय के पौधे लगाने का संकल्प, 11,000 पौधे लगाने का संकल्प हमारे विभाग ने लिया है। और इसका आशय ये है, अक्सर देखने में क्या आता है, जहां पर वृक्षारोपण करते हैं अगली बार नहीं होता है, लोग पौधों की देखभाल नहीं करते हैं। लेकिन जब आप आदमी फलदार वृक्ष लगाता है तो उसको ये उम्मीद होती है कि इसमें फल लगेंगे, मेरे नाती पोते, मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लोग खाएंगे। तो लोगों का एक उसके प्रति सजगता होती है और वो सर्वाइव करते हैं। इसलिए हमने ये संकल्प लिया है। हमने सभी जिलों के अधिकारियों को निश्चित कर दिया है कि आप जिला स्तर पर इस कार्यक्रम को आयोजित करें कल। साथ ही हमने सुनिश्चित किया है, हम एक व्यक्ति को 5 पेड़
फलदार वृक्ष हम वितरित करेंगे। आज का शुभारंभ मेरे आवास से हो रहा है। कल हम 5-6 जगह प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और व्यापक स्तर से पूरे 1 हफ्ते ये प्रोग्राम चलेगा और अधिक से अधिक वृक्षों का रोपण। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 17 जुलाई को होने वाला राहुल गांधी का कार्यक्रम पूरी तरीके से राजनीतिक कार्यक्रम है। राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस फैला रही भ्रम, वास्तविक स्थिति पूरी तरह अलग है। परेड ग्राउंड के आवेदन में राहुल गांधी के नाम का नहीं था उल्लेख। कांग्रेस ने छिपाए तथ्य। राष्ट्रीय शोक के कारण बड़ा लोक संवर्धन पर्व। लोक संवर्धन पर्व में बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। भीड़ और सुरक्षा के चलते कांग्रेस को दिया बन्नू स्कूल का विकल्प। कांग्रेस का आरोप पूरी तरह निराधार। लोकतंत्र में प्रत्येक राजनीतिक दल को अपनी बात रखने का अधिकार है। बीजेपी लोकतंत्र का करती है सम्मान। अनावश्यक विवाद खड़ा कर जनता को भ्रमित न करे कांग्रेस प्रशासन का करे सहयोग। उपयुक्त स्थान पर ही दी जाती है नियमानुसार अनुमति। 17 तारीख का कांग्रेस का एक घिसा पीटा कार्यक्रम है, पूरी तरह राजनीतिक कार्यक्रम है और एक राजनीतिक षड्यंत्र इसको मैं कहूंगा। और यह भी सच है कि अगर छात्रों से संवाद करना हो तो उसके लिए स्थान कोई महत्व नहीं रखता है। उन्होंने क्या बोलकर स्थान की बुकिंग की, जैसे मेरे को जानकारी मिली है कि नगर निगम को राहुल गांधी जी के बारे में बताया ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में सब व्यवस्थाएं बना प्रशासन काम रहता है। और यह भी सच है कि उत्तराखंड छात्रों को राहुल गांधी की नीयत पर और क्षमता पर कोई भरोसा नहीं है। यह कार्यक्रम इसकी पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई है, प्रतिभागी पहले से तय है, उत्तर भी पहले से तय है। इसलिए इस प्रकार का ड्रामा करने के लिए जो राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं उसका कोई असर उत्तराखंड में पड़ने वाला नहीं है। यहाँ की जनता बुद्धिजीवी है, वो जानती है कि चुनावी वर्ष में इन कार्यक्रमों का क्या हर्ष होता है। कांग्रेस हर बार चुनाव के समय गुमराह करने के लिए उत्तराखंड आती है। इस बार जनता उनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। देहरादून में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 17 जुलाई को प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम के आयोजन स्थल को लेकर कांग्रेस और प्रशासन के बीच विवाद मंगलवार देर रात सड़क पर पहुंच गया। परेड ग्राउंड की बुकिंग का दावा करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी राजीव भवन से परेड ग्राउंड पहुंचे। पहले से तैनात पुलिस ने कार्यक्रम स्थल की घेराबंदी कर रखी थी। इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और प्रदेश सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। देर रात तक चले घटनाक्रम के बीच परेड ग्राउंड में भारी पुलिस बल तैनात रहा। आदरणीय राहुल गांधी जी के कार्यक्रम के लिए परेड ग्राउंड की परमिशन हमें 2 दिन पहले मिल गई थी। इस परेड ग्राउंड के लिए हमें ये कहा गया कि ये परमिशन आपकी हुई है और इसके तहत 3 दिनों का 1,77,000 रुपए जमा करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो तय शुल्क है उस तय शुल्क को जमा किया और जमा करने के बाद आज सुबह जैसे ही कार्यक्रम के आयोजन के लिए आवश्यक बंदोबस्त के रूप में जो टेंट का साजो सामान ट्रकों से आया तो प्रशासन ने उन ट्रकों को बाहर रोक दिया। हम दिन भर प्रशासन के संपर्क में रहे लेकिन हमें लिखित रूप में कोई सूचना नहीं दी गई और अंततोगत्वा अभी शाम को एक लिखित सूचना सरकार के द्वारा दी गई कि इस ग्राउंड की परमिशन रद्द कर दी गई है। और वो इसलिए रद्द कर दी, बहाना ये बनाया कि इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम चल रहा है। ये जंग जो है कल समाप्त नहीं होगी, 17 को समाप्त नहीं होगी, बल्कि ये जंग जो है जिसकी लौ जो है राहुल गांधी जी जल आकर के करने का काम कर रहे हैं, वो ज्वाला बन करके पूरे प्रदेश में दहती है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाह रहा था, यही निवेदन कर रहा था, देखिए अनुमति मिलने के बाद उसको निरस्त करना
सीधे 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 जो है कांग्रेस के कदमों को रोकना, राहुल जी को रोकने का प्रयास सरकार ने किया है। आदरणीय राहुल गांधी जो देश की आवाज है, कमजोरों की आवाज है, दलितों की आवाज है, संशोधितों की आवाज है, किसानों की आवाज है, मातृशक्ति की आवाज है, मजदूरों की आवाज है और पूरे समाज की आवाज मजबूती से खड़े हुए वो आगे बढ़ेंगे। हम उनके साथ आगे बढ़कर कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चल देंगे और निश्चित रूप से बदलाव दिखाई दे रहा है उत्तराखंड में और इससे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बन रही हमारे साथ। Schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admission open for 2026. ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने उत्तराखंड में पर्यटन और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को राज्य की प्रगति के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पर्यटन को नई दिशा देने के लिए लगातार योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिससे प्रदेश देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। बंसल ने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ऑल वेदर रोड और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं ने राज्य की कनेक्टिविटी को मजबूत किया है। उन्होंने हाल ही में शुरू हुई रामनगर देहरादून ट्रेन सेवा और तीर्थ यात्रियों के लिए सोमनाथ तक रेल सुविधा को भी बड़ी उपलब्धि बताया। सांसद के अनुसार उत्तराखंड में आध्यात्मिक, साहसिक और वेलनेस टूरिज्म का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क और रेल संपर्क से रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है और पलायन पर भी प्रभावी अंकुश लगाया जा रहा है। देखिए, उत्तराखंड के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का असीम स्नेह है और यहाँ के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न हुए हैं। दिल्ली एक्सप्रेसवे हुआ है, ऑल वेदर रोड हुई है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन रही है, अब और ट्रेन भी मिली है। अभी यहाँ से सोमनाथ तक की तीर्थ यात्रा के लिए यात्रियों को भेजा गया है। रामनगर से देहरादून की ट्रेन स्वीकृत हुई है। तो निरंतर इन चीजों पर पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में आवाज उठाई जा रही थी और उसको माननीय केंद्रीय रेल मंत्री जी ने स्वीकृत किया है। ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही टूरिज्म को, व्यापार को बढ़ाने वाला कदम है। रामनगर से मेरे पास भी काफी प्रतिवेदन आए हुए हैं कि वहाँ की कनेक्टिविटी की आवश्यकता थी, देहरादून के लिए सीधी कोई ट्रेन नहीं थी, तो ये मिली है। तो हमारा तीनों प्रकार का टूरिज्म बढ़ रहा है कनेक्टिविटी के कारण से। स्पिरिचुअल टूरिज्म, एडवेंचरस टूरिज्म और वेलनेस टूरिज्म, ये सब प्रकार का टूरिज्म हमारे प्रदेश। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। कुंभ मेला निर्माण कार्यों को लेकर मेलाधिकारी सोनिका एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं और समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। न छुट्टी न आराम, सिर्फ काम। हर की पैड़ी और रोड़ी बेलवाला क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। निर्माण कार्यों के अधिकारियों से ली जानकारी। सोनिका के अधिकारियों को निर्देश। कावड़ मेला समाप्त होते ही निर्माण कार्यों में युद्ध स्तर पर आए तेजी। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर रहे विशेष फोकस। आस्था पथ और घाटों तक श्रद्धालुओं की बनी रही निर्बाध आवाजाही। मार्गों के किनारे बने हरित पट्टियां। धनुष पुल से
बैरागी कैंप तक आस्था पथ के विकास कार्यों में लाएं तेजी। भविष्य में हरिद्वार की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार हो कुंभ की आधारभूत संरचनाएं। घाटों के निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं। आस्था पथ का धनुष पुल से बैरागी कैंप क्षेत्र तक विस्तार होगा। स्वच्छ, हरित और सुव्यवस्थित वातावरण कुंभ की दिव्यता और भव्यता को बनाएगा प्रभावी। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, पुजारी और पंडा समाज पर सदियों से श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास रहा है और वे मंदिरों में चोरी जैसी घटना को अंजाम नहीं दे सकते। मंत्री ने स्पष्ट किया कि पुजारियों के लिए बिना जेब वाले कुर्ते पहनने जैसी कोई अनिवार्यता फिलहाल सरकार की ओर से लागू नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि व्यवस्था को लेकर कोई निर्णय लिया जाता है तो सरकार परिस्थितियों के अनुसार विचार करेगी। चढ़ावा चोरी के मामले पर सौरभ बहुगुणा ने कहा कि जांच जारी है और यदि किसी की संलिप्तता सामने आती है तो वो संबंधित आस्था का कर्मचारी हो सकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि मंदिरों में पारदर्शिता और सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही परंपराओं और आस्था से जुड़े लोगों की गरिमा और सम्मान भी हर हाल में सुरक्षित रखा जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि बहुत ही स्विफ्ट एक्शन इस पूरे प्रकरण में हुआ है। उत्तराखंड, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक देवभूमि है। यहाँ पे लोगों की आस्था हमारे चारों धाम से है, हमारे हेमकुंड साहिब से है और लाखों लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल, यमुनोत्री माँ, गंगोत्री माँ का आशीर्वाद लेने, हेमकुंड साहिब जी का आशीर्वाद लेने। ये प्रकरण जो है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तराखंड में पहली बार एक चंदा चोरी का प्रकरण सामने आया है, लेकिन स्टेट सरकार ने उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करके उसके ऊपर एक्शन लेने का काम किया है। और जहाँ तक बात है कि जेब नहीं होनी चाहिए और जो पंडित पुरोहित हैं वहाँ पे उनके उन कपड़ों में जेब ना हो, मेरा अपना मानना ये है कि इस पे बहुत स्पष्ट तरीके से माननीय महेंद्र भट्ट जी ने अपना वक्तव्य दिया भी है, सोशल मीडिया पे भी दिया है। हम ये मानते हैं कि कोई भी पंडित, पंडा समाज का व्यक्ति हो, कोई भी वहाँ पे पुजारी हो, जो भी हमारे वहाँ पे आस्था रखता है उस धामों में, उसका कभी भी देह चोरी का नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रकरण है जिसमें कि पॉकेट नहीं होनी चाहिए, थोड़ा ठीक। देहरादून में बद्री केदार मंदिर समिति बीकेटीसी में सामने आए चंदा चोरी के मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस आरोपी प्रमोद नौटियाल का नाम इस मामले में सामने आया है उसकी नियुक्ति कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई थी, जब गणेश गोदियाल बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष थे। ऐसे में कांग्रेस को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने कार्यकाल की जिम्मेदारी भी देखनी चाहिए। हेमंत द्विवेदी ने चंदा चोरी की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि समिति इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। जिन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संवेदनशील मामले को अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि चर्चा का प्रस्ताव उन्होंने पहले ही दिया था और अब अगर हेमंत द्विवेदी इसके लिए तैयार हैं तो वो भी पूरी तरह सहमत हैं। गोदियाल ने कहा कि बद्रीनाथ धाम में बैठकर इस मुद्दे पर खुली और सार्वजनिक चर्चा होगी, जिसमें दोनों पक्ष अपने अपने आरोपों पर तथ्य पेश करेंगे और सच्चाई सबके सामने लाई जाएगी। केदार मंदिर समिति में जो वर्तमान में जिस प्रकार का इस घटना का राजनीतिकरण किया गया कांग्रेस के द्वारा, मंदिर समिति ने प्रथम दृष्टया जिस आरोपी पर ये आरोप लगे थे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मुकदमा कायम हो गया। जो अपराधी हैं वो इस समय जेल में हैं और जो जांच समिति है, जांच समिति भी इस समय जांच गतिमान है। जो भी जांच आएगी, जांच रिपोर्ट आने के बाद में जो भी अपराधी होगा, जो भी इस कृत्य में शामिल पाए जाएंगे, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम से पहले मैं सूचित कर दूंगा और निश्चित मैं तो कल ही ये तो मैंने बताया कल कि बद्रीनाथ में आए, एक कैमरे वाले को अलाउ करें, वो उनके हाथ में है और दोनों जन वहां पर गंगा जल लेके भगवान बद्री विशाल के सामने
वो अपनी बात कहें, मैं अपनी बात कहूंगा, अच्छी बात है। पर ये इनको क्या धर्म में विश्वास है इनका? अगर ये जो भगवान की तिजोरी से चोरी करने की नियत रखने वाले लोग, हमारा ये मानना कि ये भगवान के सामने सच बोलेंगे, ये भी हम मतलब दिन में तारे देखने वाली स्थिति समझ रहे हैं। कुछ नहीं, फजूल की बातें हैं। इनका धर्म किसी न किसी प्रकार से पैसा अर्जित करना। मैंने जब इनका इतिहास खंगाला तो तराई बीज विकास निगम से जो अतीत में जो कुछ वहाँ हुआ और उसके बाद जो उस संस्था का ह्रास हुआ, वो आप समझ सकते हैं। और आज वही पुनरावृत्ति बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में दोहराई जा रही है। ये अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और बाकी लोग सब समझ सकते हैं। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद उत्तराखंड की सियासत में बड़ा मुद्दा बन गया है। घटना सामने आने के बाद जहां विपक्ष बद्री केदार मंदिर समिति की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि साल 2012 से 17 तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, जबकि 2017 के बाद मामला संज्ञान में आते ही कार्रवाई शुरू की गई और प्रकरण न्यायालय तक पहुंचा। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि आखिर किन अधिकारियों और कर्मचारियों ने फाइलें दबाई और भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया। बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की विचारधारा वाले कुछ लोग भर्ती होकर सनातन संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चढ़ावा चोरी, फाइल दबाने और मामले में सहयोग करने वाले सभी लोगों के खिलाफ जांच के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बिल्कुल ठीक कहना है। 2012 से 17 तक कांग्रेस की सरकार थी। 17 के बाद से जब ये कार्रवाई शुरू हुई, जांच शुरू हुई, उसमें विलंब क्यों हुआ? तो इसमें सरकार के स्तर से विलंब नहीं हुआ, ये समझ लीजिए आप। आज सरकार के संज्ञान में मामला आया, कोर्ट में गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि मंदिर के दान पात्रों से चोरी और घोटाला सनातन की परंपरा के अनुरूप गो हत्या से भी बड़ा पाप है और किसी भी पापी को बख्शा नहीं जाएगा। अब कौन अधिकारी थे जो वो फाइलें दबा रहे थे? कौन कर्मचारी थे जो भ्रष्टाचार की आड़ में एक खेल खेल रहे थे? कौन उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे थे? सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस के जमाने में जो लोग भर्ती हुए कांग्रेस की मानसिकता के हैं, वो सनातन को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे थे। ये तो सर्वविदित है कि कांग्रेस ने यही सब करना था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड में स्टैंड क्लियर है। मंदिर के दान पात्रों में चोरी और मंदिर समिति में घोटालों को लेकर जो हमारी जन भावनाएं हैं, जनता की भावनाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसका संज्ञान ले, माननीय मुख्यमंत्री जी कड़ी कार्रवाई करे, तो इस चैलेंज को उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री धामी जी ने स्वीकार करा है। और भविष्य में तो बात की बात है, वर्तमान में भी जितने अपराधी हैं, चंदा चोर हैं, सनातन को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उनका सहयोग करने वाले हैं, उनकी फाइलें दबाने वाले हैं, एक एक कर सबको सामने लाया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कॉर्बेट लैंडस्केप की समृद्ध जैव विविधता के बीच रामनगर से एक बेहद दुर्लभ सांप मिलने की खबर सामने आई है। रामनगर वन प्रभाग की टीम ने आबादी वाले क्षेत्र से वर्षों बाद दुर्लभ कॉमन सैंड बोआ का सफल रेस्क्यू किया है। आम भाषा में इसे दो मुहा सांप कहा जाता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये नाम भ्रामक है। ये पूरी तरह बिना जहर वाला नॉन मस्त सांप है और इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होता। रामनगर वन प्रभाग की रेस्क्यू टीम ने वन प्रभाग कार्यालय परिसर के पास आवासीय क्षेत्र से दुर्लभ कॉमन सैंड बोआ को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। सांपों के रेस्क्यू में विशेषज्ञ आशीष कश्यप ने बताया कि ये प्रजाति रामनगर में कई वर्षों बाद दूसरी बार देखने को मिली है, जिससे वन्यजीव प्रेमियों और प्राकृतिक संरक्षण से जुड़े लोगों में उत्साह का माहौल है। आशीष कश्यप ने बताया कि लोग इसे आमतौर पर दोमुहा सांप कहते हैं, जबकि इसका वास्तविक नाम कॉमन सैंड बोआ है। उन्होंने बताया कि इस सांप की पूंछ का हिस्सा सिर जैसा दिखाई देता है। जब कोई शिकारी इसका शिकार करने की कोशिश करता है तो ये आगे और पीछे दोनों दिशाओं में चलने जैसा भ्रम पैदा करता है। इससे शिकारी ये समझ नहीं पाता कि इसका असली सिर किस ओर है और ये उसकी प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली है। ऐसे में जानवर कंफ्यूज हो जाता है कि इसका मुंह किधर है, या आगे से भी चलेगी पीछे से भी चलेगी, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं दो मुहा सांप। वैसे नॉन वेनेमस सांप होता है, ये बिल्कुल जहर नहीं होता। इसको लोग रसल वाइपर भी मानते हैं
और बर्मिस पाइथन के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि बर्मिस पाइथन का प्रिंट एक रहता है पर है ये कॉमन सैंड बोआ, तभी ये ज्यादातर मारा जाता है। रसल वाइपर के चक्कर में मारा जाता है और एक पाइथन के चक्कर में मारा जाता है। कहाँ से आपने विजन ऑफिस के अंदर से किसी के घर में निकल गया था, कोई मैडम थी उनके घर में निकल गया था, उनके घर से मैंने इसे रेस्क्यू किया। क्या ये दूसरी बार देखा गया रामनगर में, कई साल पहले, काफी साल पहले ये पकड़ा गया था, अभी दूसरी बार रामनगर में देखा गया था। बुलेटिन में फिलहाल से इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।